है हमारा टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हुए हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना है। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, ठीक। एक तो रेगुलर शेप्ड बॉडी। रेगुलर शेप्ड बॉडी का मतलब हो गया जिसको हम स्केल से उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मेजर कर लें, ठीक है, लेंथ हाइट और ब्रेथ। लेकिन अगर इरेगुलर शेप्ड बॉडी कोई हो, ठीक है, मैं यहाँ लाया नहीं हूँ, देख रहा हूँ, इरेगुलर शेप्ड बॉडी जिसका कोई रेगुलर शेप ना हो, जिसको हम स्केल से ना मेजर कर सकें, तो ऐसे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तो रेगुलर शेप्ड बॉडी है। आप मैथ में फार्मूला पढ़ते हो, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लेंथ इनटू हाइट इनटू ब्रेथ। तीनों की वैल्यू लिख के कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको वॉल्यूम मिल जाता है। लेकिन इरेगुलर शेप्ड बॉडी अगर कोई हो तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि हम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन सी चीज की हमको जरूरत पड़ती है। मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या क्या आपको चाहिए, एन ऑब्जेक्ट। ये सब तरीका है बेटा, आपको 9th में आप कर रहे हो प्रैक्टिकल, लेकिन जब आप 11th में 12th में जाओगे तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। तो सिस्टम पता होना चाहिए, इस तरह से हमको लिखना है, ये चीजें हमको चाहिए। एन ऑब्जेक्ट, थ्रेड, ठीक, ऑब्जेक्ट हो गया, थ्रेड हो गया, उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर चाहिए आपको, सिलेंडर। उसके बाद आपको क्या चाहिए, एक वुडन स्टैंड, वुडन स्टैंड चाहिए। और भी कुछ चाहिए, स्प्रिंग बैलेंस की इसलिए जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग वॉल्यूम में निकालना है, अभी मास का तो हमको कोई कैलकुलेशन करना नहीं है। तो ठीक है, अब देखिए जैसा कि अभी सर ने बताया कि ये एक मेजरिंग सिलेंडर है, सही है, और इस हर एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे मेजरिंग सिलेंडर हो, चाहे स्प्रिंग बैलेंस हो, या वर्नियर हो, या फिर स्क्रू गेज हो, कोई भी, या आपका जो स्केल है जो आप यूज करते हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक क्षमता, एक लिमिट होती है, ठीक है। उसी को कहते हैं लिस्ट काउंट, मतलब मिनिमम वह कितना नाप सकता है बिना किसी गलती के। मिनिमम मेजरमेंट डन बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्केल आपका जो होता है कितना मेजर कर सकता है, मिनिमम 1 mm मेजर कर सकता है। उसी तरह ये मेजरिंग सिलेंडर है, इस पर देखिए 30 से 50 के बीच में 20 ग्रेजुएशन है, पार्ट्स हैं 30 से 50 के बीच में, ठीक। तो मिनिमम ये कितना मेजर कर सकता है भाई, 30 से 50 के बीच में, यानी 20 ml का डिफरेंस है, तो 20/10 टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर देते हैं। जब भी हमको लिस्ट काउंट निकालना होता है तो हम दो रीडिंग के बीच, मतलब मेन स्केल ले लेंगे। अब जैसे आपकी स्केल की बात करूं तो पहला स्केल हमारा क्या होता है, 1 सेंटीमीटर, ठीक, ऊपर लिखिए 1 सेंटीमीटर, यहाँ नंबर ऑफ स्केल कर लीजिए, और उसके बाद नीचे 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन हैं, 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm। सही कैलकुलेशन आया। इसी तरह इस मेजरिंग सिलेंडर का अगर लिस्ट काउंट हम मेजर करें तो 30 से 50 के बीच में 20, और कितने लाइंस हैं, कितने पार्ट्स किए गए हैं इसमें, 10, तो 20 को 10 से डिवाइड कर दिए, ये आ गया 2 ml। मिनिमम ये मेजरिंग सिलेंडर 2 ml मेजर कर सकता है अच्छे से। अगर इससे कम हमको मेजर करना है तो फिर हमको दूसरा कोई मेजरिंग सिलेंडर लेना पड़ेगा। यानी इससे ये जान लो कि जिस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जितना कम होगा वह उतना ही अच्छा क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट उतना ही अच्छा मेजर करेगा। एक दिन मैं इस क्लास में आया था और मैंने बताया भी था। तो चलिए अब देखते हैं, जैसा कि इसमें हमने ले लिया एक लिमिट तक, अच्छा हाँ, सिस्टम से हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद बारी आती है थ्योरी। वॉल्यूम निकालने की थ्योरी क्या होती है, अगर रेगुलर शेप्ड बॉडी है, रेगुलर शेप्ड बॉडी है तो हमको पता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट
इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, अगर रेगुलर शेप बॉडी है तो, ठीक। और अगर फॉर इरेगुलर शेप बॉडी, और इरेगुलर शेप बॉडी, अब इस ऑब्जेक्ट के लिए जो कि रेगुलर शेप नहीं है, जिसको हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर में एक लेवल तक वाटर फिलअप कर लेंगे, ठीक। तो वो हो जाएगी हमारी इनिशियल रीडिंग, इनिशियल वॉल्यूम का लीजिए वाटर लेवल का, और उसके बाद जो जब इसके अंदर पोर करेंगे, डुबाएंगे, सिंक करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो इसका लेवल कुछ चेंज हो जाएगा। तो इनिशियल लेवल और फाइनल लेवल हम निकाल लेंगे और उसके बाद उनको माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा क्यों हुआ, थ्योरी में एक चीज हम लोग भूल गए कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितना जगह घेरता है वही उसका वॉल्यूम कहा जाता है। तो बेटे मतलब ये जब हम इसको वाटर के अंदर पोर करेंगे, सिंक करेंगे, तो ये अपने स्थान के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो हम एक बार इनिशियल एक बार फाइनल नोटिस कर लेंगे और आपको इसका वॉल्यूम पता चलेगा। तो अगला पॉइंट हमारा है ऑब्जर्वेशन। थ्योरी के बाद क्या आता है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में देखते हैं क्या क्या हम लोग ऑब्जर्व किए। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले तो हम लोग लीस्ट काउंट फाइंड आउट करते हैं। तो लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर। तो अभी मैंने समझाया इसको आपको 20/10 एक स्केल ले लेंगे और उसके बीच में कितने डिविजन्स हैं वो ले लेंगे। आप चाहें तो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक के स्केल को काउंट कर लें कितने हैं, ठीक, और नंबर ऑफ डिवीजन से उसको डिवाइड कर दें तो भी रिजल्ट वही आएगा लिस्ट काउंट। तो ये आ जाएगा 2 ml। ये हमारा लिस्ट काउंट मिल गया। अब ऑब्जर्वेशन में हम पहले एक टेबल ही बना लेते हैं। इनिशियल रीडिंग या इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, फाइनल वॉल्यूम, इसको हम लिख सकते हैं BI इनिशियल, BF फाइनल, और यहां पे हम डिफरेंस निकाल लें, सही है। अब ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इसको पहले मैं सेटअप कर लूं ताकि एक कोई फिक्स रीडिंग तक हमारा बिल्कुल सही है। ये 150 ml पे है। तो इनिशियल वॉल्यूम हमारा क्या हो गया 150 ml। अब इसको इसके अंदर डुबाता हूं और उसके बाद देखते हैं कितना पानी ऊपर आता है। बिल्कुल, वैसे तो ये फिक्स करके हमें करना चाहिए क्योंकि इसका हाथ कांपता रहेगा, हिलता रहेगा। इसको मैं डिस्टर्ब इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि आदमी पुश कर दो। सामने से लेना चाहिए हमें। ये आया 190 से कुछ कम ही है, 180 नहीं, एग्जैक्ट 2 ml है ना, तो 188 ml। देखिए कीप चलें 188 ml। तो ml सही है। अब देखिए नियम तो ये कहता है कि अलग अलग लेवल पर रखकर 3 बार स्पेक्टिकल करना चाहिए, 3 टाइम, ठीक है। जैसे अभी हमने 150 ml पर रख के किया, उसके बाद एक बार 160 ml पे देख लेंगे और चाहे तो 120 ml पे एक बार रख के देख लेंगे, ओके।
और ऑब्जेक्ट हमारा यही रहेगा। तो भाई हर केस में वॉल्यूम सेम आना चाहिए। यस सर। लेकिन ह्यूमन नेचर है, कुछ ना कुछ एरर हम लोग कर देते हैं, इंस्ट्रूमेंट में भी एरर हो सकता है। तो क्या होगा कि मान लो किसी में 38 ml आया, किसी में 37 ml शो कर दिया, रीडिंग लेने में पढ़ने में हो सकता है गलती हो जाए, और किसी में मान लीजिए 35 ml है, तो 3 रीडिंग हमने ले लिया। तो हम सब जानते हैं कि अलग अलग रीडिंग आई तो हम उसकी मीन वैल्यू निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, तो वो एक एक्यूरेट के कुछ पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो तरीका यही है। अब क्योंकि टाइम कम है, नहीं तो अभी और करेंगे, आप समझ सकते हैं कि लगभग इतना ही ml वॉल्यूम आएगा आपको। ठीक है, तो अब हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया, ये ऑब्जर्वेशन में ये आएगा। इसके बाद यहीं पे हमको लिख देना चाहिए था इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। इसके बाद एक हेडिंग आती है कैलकुलेशन। ये काम हम लोग को कैलकुलेशन में करना चाहिए था कि वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर माइनस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो दोनों का डिफरेंस जो आता है वही हमारा वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट हुआ। और रिजल्ट उसके बाद आता है, रिजल्ट में हम लिख देंगे सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 38 ml। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, अभी रिजल्ट हम लिख तो दिए लेकिन अभी एक गड़बड़ी है यहाँ। क्या कि अगर रेगुलर शेप्ड बॉडी होता और उसको हम लोग स्केल से मेजर करते लेंथ ब्रीथ हाइट, तो सेंटीमीटर में रहता रीडिंग या मीटर में आप कन्वर्ट कर लेते, तो जो वॉल्यूम आता सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आता। तो ये भी तो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इरेगुलर शेप्ड बॉडी भी अगर होती तो उसका वॉल्यूम ml में कैसे आ गया? ये तो लिक्विड के लिए है, लिक्विड वाली चीजों का वॉल्यूम बताता है ml में, जबकि होना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ हम कन्वर्ट करेंगे कि 1 ml इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये याद होना चाहिए हमको। ठीक है, अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे आप मीटर में बदलिए चाहे जैसे। उसके बाद अब आपके पास देखिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है, हम लोगों ने इस प्रैक्टिकल में रेगुलर शेप्ड बॉडी यूज किया, क्योंकि ये मेथड जो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है ये तो रेगुलर इरेगुलर सबके लिए यूज हम कर सकते हैं। तो अगर हमने वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से ये रीडिंग निकाला तो इसका मतलब कि अगर इसको स्केल से हम हाइट लेंथ और ब्रीथ मेजर करके कैलकुलेट करें तो लगभग इतना ही आना चाहिए, तब ना हमारा प्रैक्टिकल सही होगा। सही, तो मतलब हम उस तरह भी निकाल सकते हैं, और ये रेगुलर शेप्ड बॉडी है तो इस तरह। देखिए ये एक्सपेरिमेंट सेकंड है, इसका एम है टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड। किसी भी सॉलिड की डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डेंसिटी के लिए अब इसमें क्या क्या हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो भी देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट, ग्रेड, क्या क्या आप यूज कर रहे हैं उसमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस और मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर हो गया। और क्या चाहिए भाई, वुडन स्टैंड या आयरन स्टैंड, वुडन स्टैंड हो गया, बस काम हो जाएगा अपना। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद थ्योरी पे आते हैं। थ्योरी इसलिए बताना जरूरी होता है कि आपको क्लियर है कि हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, और उसकी यूनिट्स आप लोग देखे होंगे जो वीडियो मैंने पहले बनाया उसमें यूनिट भी बताया, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। हर एक ये सब फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, वॉल्यूम, डेंसिटी, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए। तो किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको चाहिए मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ 3 फिजिकल क्वांटिटीज आ गई। तो अभी वॉल्यूम के बारे में हम लोगों ने सीखा
कि वॉल्यूम क्या होता है, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही। इसकी यूनिट एसआई यूनिट मीटर क्यूब और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस एमकेएस सब बताया हूं, एक बार सुन लीजिए। जैसे मेन हमारी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ली जाती है वो कौन कौन सा मान के चलते हैं, है तो 7, ठीक, लेकिन 3 कौन कौन से हो गए, लेंथ, ठीक, मास और टाइम, इनको लेकर यूनिट बता दी गई, उस आधार पे आपको सीजीएस यूनिट कहते हैं। लेंथ का सेंटीमीटर, मास का ग्राम और टाइम का सेकंड, ये सीजीएस यूनिट हो गई। और लेंथ की एमकेएस यूनिट क्या होगी, लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम और टाइम की सेकंड, उसी से बना एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो उससे बन गया एमकेएस, और सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, इससे बन गया सीजीएस। ठीक है, तो इसमें आप जानते रहिए। वॉल्यूम का बता दिया। मास क्या होता है, द मैटर कंटेंट बाय एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है वही उसका मास कहलाता है। आपको पता है मैटर की भी डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि हर एक वो चीज जिसको हम फील कर सकते हैं, जो स्थान घेरती है, उन सभी चीजों को हम मैटर कहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो दिख रही हो, इफ वी कैन फील इट, हम फील भी कर ले रहे हैं उसको, दैट इज नोन एज मैटर। ठीक है, उसकी उपस्थिति का अनुभव हमको हो रहा है। तो मास उस ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन ये हो गया। मास की एसआई यूनिट हो गई किलोग्राम और सीजीएस यूनिट हो गई सेंटीमीटर। अब डेंसिटी का फार्मूला हमने लिख दिया है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसी से हम इसका एमकेएस और सीजीएस यूनिट भी निकाल लेंगे। केजी पर मीटर क्यूब, एमकेएस यूनिट हो गया भाई, मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, और सीजीएस हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हुई इसकी थ्योरी। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है। देख रहे हर एक उसमें हम लोग सिस्टम से चल रहे हैं, एम, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर थ्योरी, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग 2 इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, एक स्प्रिंग बैलेंस और एक मेजरिंग सिलेंडर। तो सबसे पहले तो जीरो एरर है कि नहीं देख लें, जीरो एरर ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। जीरो एरर मैंने बताया था कि जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो हमको देखना होगा उसका जो पॉइंटर है वो पॉइंटर एग्जैक्टली जीरो वाले पॉइंट के ठीक सामने है कि नहीं। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस है ये, इसमें देखिए 0 से लेकर 500 तक है। तो ये जो पॉइंटर है ये एग्जैक्टली 0 के सामने है कि नहीं। अगर नहीं है, कुछ ऊपर या नीचे है, तो हम कहेंगे कि इसमें एरर है, उसी को कहते हैं जीरो एरर। तो इसमें इस स्प्रिंग बैलेंस में तो सेट करने के लिए नहीं है जीरो पॉइंटर, लेकिन और स्प्रिंग बैलेंस होता है उसमें सेट करने के लिए होता है, उसे रोटेट करके हम सही जगह एडजस्ट कर सकते हैं। तो जीरो एरर इसमें है नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं। बात आती है अब लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा बेटे? नो भी लिख सकते हैं, नील भी लिख सकते हैं, मीनिंग वही है कि कोई एरर नहीं। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिए कि अब इसका लिस्ट काउंट निकाला जाए। तो मैंने बोला था या तो पूरा स्केल ले लो, ठीक है, 500 ग्राम तक है तो 500 ऊपर लिख दें और बीच में जितने नंबर ऑफ डिवीजन है उतने से हम डिवाइड कर दें। तो अभी हमने इसमें देखिए 0 से 50 है, फिर 100 है, फिर 150 है। तो हम या तो चाहें तो सिंपल पहला स्केल ले लें 50 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, वो लेके भी निकाल सकते हैं, या हम पूरा 500 ऊपर लिख लें स्केल पूरा, और उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन जितने हैं उससे डिवाइड कर दें। दोनों तरीके से आप लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो मैं 50 तक ले रहा हूँ, ठीक,
अब ये कह रहा 50 ग्राम इसका फर्स्ट स्केल है और इसमें नंबर ऑफ डिवीजन है 10 नंबर ऑफ डिवीजन है ग्रेजुएशन, तो 10 से डिवाइड कर दिए, ये आया 5 ग्राम। इतना ये मिनिमम मेजर कर सकता है अच्छे से, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट मिनिमम 5 ग्राम मेजर कर सकता है। अब बात आती है फिर लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। तो लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग सिलेंडर अभी मैंने जैसे बताया था आपको, इसका भी तरीका वही है कि आप पूरा का पूरा स्केल ले लीजिए, कहां से कहां तक है, 30 से 250 ml है, यानी 220 तक स्केल हुआ, 220 हम ऊपर लिखते हैं और नीचे नंबर ऑफ डिवीजन, तो हर एक में 10 10 10 10 है, ठीक है। तो उससे डिवाइड करना, तो मैं एक स्केल का ले रहा हूं केवल 30 से 50 के लिए, तो मैं लिख रहा हूं 50 माइनस 30 और अपान टोटल इसमें जितनी लाइन्स है ग्रेजुएशन वो 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दिया, ये आया 20/10 यानी 2 ml। ये इसका लिस्ट काउंट हो गया, सही है बेटे। तो हमको सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट का मास चाहिए, फार्मूला हमारा था डेंसिटी निकालने के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास निकालने के लिए हमको सबसे पहले आप ये जानिए कि हो सकता है कुछ लोग क्वेश्चन उठा देते हैं कि सर ये तो जो स्प्रिंग बैलेंस है ये तो इसका वेट निकालेगा क्योंकि नीचे ग्रेविटी काम कर रही है, सही बात है। यस सर। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटे कि न्यूटन और मतलब वेट और ऑब्जेक्ट के मास के बीच में एक रिलेशन आप डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक, और उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मान लेते हैं 10, 9.8 होता है, हम सीधे के लिए 10 मान लिए, सही है। तो 1 kg F = m × g होता है ना, फोर्स का फार्मूला F = m × g, तो m हो गया 1 kg और g हो गया 10, कितना आया भाई, F कितना आया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन आया। तो यानी 1 kg मास हम लोग जब ले रहे हैं, अगर इसको इस तरह से भी कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं कि F = m × g, m को हमने kg में लिया तब तो सीधे सीधे g की वैल्यू ही आ गई 10 न्यूटन। अगर ग्राम में लेते तो 1000 से डिवाइड करते और g की वैल्यू आती 10, इसे डिवाइड कर दिए, अब ये कितना आ जाएगा 1/100 न्यूटन। यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम 1 न्यूटन के इक्वल होगा, सही है। कुछ गलत मैं बोल रहा हूँ, स्टॉप। वैल्यू पुटअप किया मैंने 100 ग्राम और 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया इनटू 10 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, सही। कैलकुलेट करने पर आया 1 न्यूटन, यानी 100 ग्राम 1 न्यूटन के इक्विवेलेंट हम मान सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन = 100 ग्राम फोर्स, यानी कि 100 ग्राम को संभाले रखने के लिए जितना फोर्स हमको लगाना पड़ रहा है वो कितने के बराबर होगा 1 न्यूटन के बराबर, सही है। तो ये आपका एक रिलेशन मैंने बताया इस चीज को समझाने के लिए कि इसमें इस स्प्रिंग बैलेंस में ग्राम और न्यूटन नहीं दिया है दोनों, लेकिन कई स्प्रिंग बैलेंस आप देखेंगे ना उसमें एक तरफ न्यूटन लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 6 न्यूटन और एक तरफ ग्राम में रीडिंग रहेगी, ताकि आपको अगर न्यूटन में चाहिए रीडिंग तो आप डायरेक्ट नोट कर लीजिए, ग्राम में चाहिए तो भी डायरेक्ट नोट कर लीजिए। तो ये मेजरिंग जो भी ऑब्जेक्ट है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको इस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है, बनाया जाता है कि वह 100 ग्राम नोट कर रहा है तो वो 1 न्यूटन के बराबर वाला ग्राम फोर्स नोट करे, उतनी रीडिंग बताए, इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हमारा ऑब्जर्वेशन में बारी है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, आवाज आ रही है मुझे, तो इसका मास मेजर कर लेते हैं। देखिए ये सब ईरर है। ईरर किस सेंस में है कि जैसे अब देखिए इसमें थ्रेड इतना ज़्यादा लंबा है, गठियाँ पड़ी हुई हैं, ये सब ईरर में आता है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल करते समय ये सब नहीं गड़बड़ी होनी चाहिए। अब इसका देखिए जो हमें पता चल रहा है यहाँ पे दिखा रहा 100 ग्राम, 100 ग्राम, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 ग्राम फोर्स। सही है। अब इसका वॉल्यूम निकाल लें। तो सबसे पहले तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ इसे ग्राम में ही, चूंकि ये सिलेंडर ये दिया हुआ है इसलिए यहाँ एफ नहीं लगाना, क्योंकि एफ लगाते ही क्या हो जाएगा, वेट का कैलकुलेशन हो जाएगा। हमको चाहिए मास। ठीक है, तो ये मास भी मेजर कर रहा है और वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 न्यूटन। ठीक, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर ये कितना था भाई, देख लेते हैं। ये है 150 ml, 150 ml। फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर 188 ml। भाई ये तो वाटर का ही ना वॉल्यूम हम लोग निकाल रहे हैं अभी तो मेजरिंग सिलेंडर में वाटर है और इसी में हम इसकी वॉल्यूम निकाल रहे हैं। 188 सर। ओके, ये बेटे आएगा 188 ml, 188 ml। अब अगला जो हमारा होगा पॉइंट वो है कैलकुलेशन। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल लें, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हमको पता चल चुका है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। 188 माइनस 150 ये आया 38 ml। सही है, तो इसको फिर हम लोग उसमें चेंज कर लें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, अरे ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर में फार्मूला यूज करके। तो वी नो 1 ml is equal to 1 centimeter cube, hence 38 ml is equal to 38 centimeter cube। ओके, अब डेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कैलकुलेट करके बताइए मुझे। ये आया मास था 100 ग्राम अपॉन 38, कितना आ रहा है बताइए। 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 2 टाइम्स जाएगा, 2.2